माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गायनोकोलॉजी का भी है, मेल का भी है। ये इनफर्टिलिटी इन मेल। पहली बात है कि इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनकेपेबल टू फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऐसा मेल जो फर्टिलाइजेशन करवाने में सक्षम नहीं होता है ना। क्योंकि फर्टिलिटी का मतलब क्या होती है, जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से जब फ्यूज करता है उस कंडीशन में फीमेल में जाइगोट बन करके और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसका प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि मेल जो होता है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होती है। इससे पहले एक बात जानना होगा कि आखिर स्टेरिलिटी क्या होता है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है फ्री फॉर्म ऑफ गैमिट, गैमिट नहीं बनता है उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मेल में जेनाइटल ऑर्गन और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों क्या होता है, कॉमन होता है। जेनाइटल ऑर्गन कौन से हैं, जैसे देखिए इसको बोलते हैं टेस्टिस, भास डिफरेंस, ये टेस्टिस है, ये भास डिफरेंस है, ये सेमिनल वेस्किल है, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पर ये जो आगे एक्सटर्नल जेनाइटलिया है, यहाँ से ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटलिया आ गया। ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, और यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ये यूरेटर है, जिससे यूरिन जो होता है ना आता है दोनों किडनी से। तो मेल में क्या है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है और ये जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों यहाँ पर आपस में फ्यूज कर जाता है, जो कि फीमेल में ये यूरेथ्रा अलग होता है और जेनाइटल ट्रैक्ट अलग होती है। तो यहाँ पर जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों आपस में मिल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। लेकिन बात उधर की नहीं चले, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर फंक्शन क्या है इसका। देखिए, ये है टेस्टिस। टेस्टिस का काम है स्पर्मेटोजोआ का सिंथेसिस करना। एक दिन में एक टेस्टिस 4 करोड़ स्पर्म बनाता है, दोनों टेस्टिस मिला करके 8 करोड़ स्पर्म बनता है। तो एक दिन में 24 घंटा में एक टेस्टिस 4 करोड़ स्पर्म बनाता है। यह स्पर्म यहाँ से बन करके और यहाँ भास डिफरेंस होते हुए भास डिफरेंस से मूव करता है और यहाँ एम्पुला में आकर के स्टोर होता है, यहाँ पर स्टोर होता है। दूसरा भास डिफरेंस का फंक्शन क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पे सेमिनल वेस्किल। सेमिनल वेस्किल का क्या है कि ड्यूरिंग इमोशन के समय, सेक्सुअल इमोशन के समय, ये जो होता है ना स्पर्मेटोजोआ को इमल्सिफाई करता है अपने साथ, तो सेमिनल फ्लूइड बनाता है। क्योंकि सीमेन में 70% सेमिनल वेस्किल का फ्लूइड होता है, 10% स्पर्मेटोजोआ होता है, 15% प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, और बाकी 5% बल्बोरेथ्रल फ्लूइड होती है। चलिए, अगला फंक्शन प्रोस्टेट का। ये भी क्या करता है ना कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इमोशन के समय प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है। अब प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सेमिनल वेस्किल का फ्लूइड और स्पर्मेटोजोआ तीनों मिला के क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो रास्ता है ना, इसको इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, और इसके बाद यहाँ से इस रास्ते से जो सीमेन है वो बाहर की तरफ बाहर निकलती है, इजैक्यूलेट होती है। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, जो सीमेन एक बार जब बाहर निकलता है सीमेन, तो लगभग उसमें 20 करोड़ 30 करोड़ स्पर्म जो होता है ना बाहर निकलता है। ये तो हो गया इसका नॉर्मल बात है, नॉर्मल फिनोमेना। क्वेश्चन आया कि आखिर ये सब कुछ होते हुए वह इनफर्टाइल मेल कैसे होता है। इससे पहले एक भी जाना होगा आपको स्टेरिलिटी के बारे में। स्टेरिलिटी के बारे में क्या होता है कि स्टेरिलिटी मतलब फ्री फॉर्म ऑफ गैमिट, यानी एकदम गैमिट नहीं रहता तो उसको बोलते हैं लोग स्टेरिलिटी बोलते हैं। अब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म है ये नहीं है, तब उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कॉज क्या क्या है इनफर्टिलिटी का। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉज जो होता है ना वो टेस्टिस का है। टेस्टिस का सबसे ज्यादा कॉज होता है, लगभग 60 से 70% कॉज जो होता है ना, 70% कॉज वो टेस्टिस का कॉज होता है। 70% डिमेरिट टेस्टिस में होती है। पहली बात है
टेस्टिस को बॉडी से बाहर किया गया है। क्यों बाहर बॉडी से बाहर रहता है? क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे स्पर्म बनता है। इससे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसका टेम्परेचर होना चाहिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यार 32 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा तभी स्पर्म बनेगा, इसलिए नेचर ने इसको बाहर कर दिया है। अब गड़बड़ी क्या है? तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी टेस्टिस की होती है। क्या गड़बड़ी होती है? सबसे पहला, या तो प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर है, पहले से ही टेस्टिस कामयाब नहीं है, ऐसा हो सकता है। ये इंट्राउटाइन लाइफ में जो टेस्टिस बन रहा था ना, उसी समय ये टेस्टिस गड़बड़ हो गई। अगला कॉज, मम्स का इन्फेक्शन। मम्स के इन्फेक्शन के कारण जो टेस्टिस होती है वो खराब हो जाता है और काइटिस हो जाता है। इसके कारण टेस्टिस काम नहीं करता है। इसके बाद और आगे अगर एडल्टहुड में आते हैं, या तो हाइड्रोसिल के कारण या फिर टेस्टिकुलर हर्निया के कारण इसके जो स्पर्म होते हैं वो बन नहीं पाता है। अगला, या तो अगर टेस्टिकुलर इंजुरी हुआ, या हीमोसिल, पायोसिल, स्पर्मोसिल, ये सब के कारण भी क्या होता है कि टेस्टिस काम नहीं करता है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है उस केस में स्पर्मेटोजोआ नहीं बनता है। नेक्स्ट, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ये तो कभी नहीं बनाया गया। ये तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में जो 23वां नंबर क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो जो मेल में एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने के कारण वो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम बन जाता है। इसके कारण भी स्पर्म नहीं बनता है। इसका अगला जो सबसे ज्यादा काम क्या होता है एडल्टहुड में, यह हार्मोन की कमी, एफएसएच की कमी। एफएसएच कमी हो जाएगी, उसमें स्पर्मेटोजोआ नहीं बनेगा। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी कमी होने से। अगला, प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ जाने से। प्रोलैक्टिन फीमेल हार्मोन होता है, मेल में बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर बाय द प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो स्पर्मेटोजोआ है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉज आपको मिलता है वह है स्पर्मेटोजोआ नहीं बनने का अगला रीजन, अगर टाइट क्लॉथ यूज करते हैं या फिर हॉट प्लेस में काम करते हैं, लंबे समय तक सिटिंग का वर्क करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वह ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ नहीं बनता है। नेक्स्ट कॉज, विटामिन ई डिफिशियंसी, या फिर सेलेनियम की डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी, कॉपर डिफिशियंसी, ये सब के कारण भी स्पर्म नहीं बनता है, और बनता है तो उसका क्वालिटी सही नहीं रहता है। क्वालिटी सही नहीं रहता है, या एक्सेस विटामिन सी यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, टोबैको यूज करते हैं, तो एक्सेस विटामिन सी खाने से भी स्पर्म का क्वालिटी सही नहीं रहेगा, या जो बनेगा वो मर जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट जो कॉज आते हैं कभी कभी गोनोरिया का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, इसके कारण भी स्पर्मेटिक डिफेक्ट होती है, यानी कि स्पर्म का काउंट कम रहेगा, मॉर्फोलॉजी सही नहीं रहेगा, या फिर जो उसका जो मोटिलिटी है वह सही नहीं रहेगा। तो मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी एंड काउंट ये जो होता है उसका सही नहीं रहता है। जब इसके वजह से क्या होगा, फर्टिलिटी तो सही होगी नहीं। जैसे नॉर्मल बोलते हैं ना, काउंट कितना होना चाहिए, लगभग 80 मिलियन से 120 मिलियन होना चाहिए। मोटिलिटी 85% होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी 80 से 85% नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सब सही नहीं रहने के कारण क्या होगा कि वो इनफर्टिलिटी डेवलप करेगी। तो एक तो हो गया मेरा टेस्टिकुलर कॉजेज, समझ में आया। दूसरा आता है भास डिफरेंस कॉजेज। भास डिफरेंस में क्या होता है कि बहुत लोगों का क्या होता है ना कि ट्विस्ट कर जाता है, ब्लॉक हो जाता है, मुड़ जाता है, चाहे हर्निया के कारण है या इन्फ्लामेशन के कारण है। तो उसके कारण क्या होता है ना कि जो स्पर्म वो आगे जाएगा नहीं। तो भास डिफरेंस क्यों बंद हो जाती है, भास डिफरेंस का ब्लॉकेज हो जाता है, भास डिफरेंस कंप्रेस कर जाता है, इन्फ्लामेशन के कारण हो चाहे हर्निया के कारण है, तो इसके कारण भी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट आते हैं सेमिनल वेसिकल डिसऑर्डर। सेमिनल वेसिकल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा रीजन होती है विटामिन डिफिशियंसी है या लीवर डिसऑर्डर है। इसके कारण सेमिनल वेसिकल का डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड प्रॉपर नहीं बनता है, उसके लिए प्रॉपर जो सब्सटेंस चाहिए वह प्रॉपर नहीं बन पाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर अगला प्रोस्टेट ग्लैंड का डिसऑर्डर। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाती है। ये 15% जो होता है ना सीमेन में रहता है ये। अब प्रोस्टेट ग्लैंड अगर काम नहीं करेगा तो ना ही सही ढंग से इजाकुलेशन होगा,
ना वहाँ पे सही ढंग से कोगुलेशन होगा, क्योंकि इजैकुलेशन के बाद कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन में सही नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी इस केस में। तो क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन प्रॉपर होना जरूरी है। अब इसका फंक्शन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, अगर बाई द किस तरह का इन्फेक्शन हुआ तब भी प्रोस्टेट गड़बड़ा जाती है, चाहे गोनोरिया का है, सिफिलिस का है, इस्चेरिचिया कोलाई का इन्फेक्शन है, या अदर बी कोलाई का इन्फेक्शन है, या फिर अगर कॉपर की डिफिशियंसी हो गई, जिंक डिफिशियंसी हो गया, ये सब कारण, या फिर प्रोस्टेट में इलाजमेंट हो गया, प्रोस्टेट में ट्यूमर डेवलप कर गया, प्रोस्टेटाइटिस है, या अबनॉर्मल व्हाइटी डिस्चार्ज होता है, इस सारे केस में क्या होता है कि प्रोस्टेट की गड़बड़ी हो जाती है और इसके कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट कारण होता है जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का गड़बड़ी। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है, ये जो काम क्या होता है कि इसका काम होता है कि जो रास्ता होता है ना, जो पाथ, उसको ये क्या करता है ना कि अल्कलाइन बनाता है, बेसिक बनाता है। तो ये पाथ अगर बेसिक नहीं बनेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये जो स्पर्म होता है वो मर जाएगा। नॉर्मल में एसिडिक पाथ होती है, किसके कारण, यूरिन के कारण। तो यूरिन जब पास करता है इससे तो एसिडिक हो जाता है, तो अगर ये एसिडिक रहेगा तो स्पर्म मर जाएगा। तो इसको बेसिक बनना जरूरी है। बेसिक बनाता कौन है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये भी गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला कॉज होता है, छोटा छोटा कॉज है, जैसे फिमोसिस है, पाराफिमोसिस है। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस का स्किन होता है वह प्रॉपर इरेक्ट नहीं होती है। जब ये नहीं होता है तो उस केस में क्या होगी, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में दिक्कत होगी, या डिस्पेरोनिया होता है, तो ये भी बहुत बड़ा दिक्कत होती है। इसमें इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है कि फिर वह क्वाइटस डिफेक्ट होती है इसमें। नेक्स्ट जो अगला जो कॉज आता है फिर उसमें इरेक्टेशन प्रॉब्लम। इरेक्टेशन जो होती है उसके वजह से क्या होगी, जो प्रोपर जो होता है क्वाइटस डिफेक्ट हो जाती है। तो ये भी एक जो होता है ना, इस पर कॉज आ जाता है ये मेल इनफर्टिलिटी होने का। इसके बाद कुछ कुछ कॉज आता है, जैसे ओबेसिटी है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे सिफिलिस का इन्फेक्शन हो गया, ये सब कारण भी हो सकता है। और प्लस अगर वीकनेस है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, इस सारे कारण जो होता है मेल इनफर्टिलिटी का है। अब बात करते हैं इसका सिम्टम। सिम्टम तो एक ही है कि वह जो वह एक बार भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, वह नहीं कर पाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगी, ये मेन सिम्टम आता है इसमें। बाकी साइकोलॉजिकल जो होता है वो डिप्रेस कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा क्या होता है इसमें, हम लोग बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन में कैसे पता लगाएंगे इसको हम मेल इनफर्टिलिटी का। देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहला क्या करते हैं इसमें, स्टेप 1 में क्या करते हैं, सीमेन एनालिसिस लिखते हैं। नंबर 1 सीमेन एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं कि 3 से 5 दिन तक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, एब्स्टिनेंस, यानी कि 3 से 5 दिन तक कोई भी इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग करते हैं। तो आपको लिखना है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस लिखेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, सारे आ जाएंगे। उसमें लिक्विफिकेशन टाइम की जरूरत है, उसमें आप काउंट का जरूरत है, मोटिलिटी जरूरत है, पीएच की जरूरत है, मॉर्फोलॉजी जरूरत है। तो जो जो उसका डाटा होता है ना, पिछले वीडियो में बता चुके थे हम, सीमेन एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताए हुए हैं कि उसमें क्या क्या चीज जरूरत होती है, तो वह हम लोग करा के देख सकते हैं। नंबर 1 टेस्ट यही होती है। इसका नंबर 2 में VDRL कराते हैं, VDRL। VDRL क्या होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, VDRL। जैसे पॉजिटिव अगर आ गया तो फिर क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो सकता है। ये भी लोग जांच करके देख लेते हैं, VDRL। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टेस्ट आता है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद ब्लड शुगर जांच करके देख लेते हैं। ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहेगा तो उसके से भी गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट कराते हैं हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में FSH है, LH है, ये सब क्या होगा, डिक्रीज मिलेगा उसमें। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराते हैं, डिक्रीज मिलेगा। प्रोलैक्टिन कराएंगे, वह भी क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलता है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहता है, इसी से इनफर्टिलिटी होती है। इतना जांच के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट जो हम लोग टेस्ट करा लेते हैं इसका कि टेस्टिकुलर का अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेते हैं, टेस्टिस का USG करा कर देख लेते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर उसमें किसी तरह का गड़बड़ी होगी तो पता चल जाएगा उसमें। इसका एलाइजा फॉर मम्स कराते हैं, यह भी पॉजिटिव आ सकती है। तो ये सब जो होता है ना मेल फर्टिलिटी का जांच है, पता कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग इसके मैनेजमेंट में, हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो क्लॉथ है यूज करने का, उसको हम लोग बोलते हैं लूज यूज करने के लिए। इसके बाद अगला जो होता है, हम लोग वो हॉट प्लेस पे वर्क करने से मना करते हैं, लॉन्ग सिटिंग वर्क मना करते हैं हम लोग। एक्सेस विटामिन C डाइट मना कर देते हैं लेने के लिए, या फिर अल्कोहल है, टोबैको है, ये सब से अवॉइड कराते हैं। अगला है सेलेनियम कंटेनिंग डाइट बोलते हैं लेने के लिए, जैसे कर्ड, दही बोलते हैं उसको लेने के लिए, या जर्मिनेटेड सीड, मूंग है, चना है, ये बोलते हैं लेने के लिए। इसके बाद बाकी जो होता है हम लोग आगे जिसका मेडिसिन करते हैं, तो जो कॉज हुआ है उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। विटामिन E सप्लीमेंट डाइट भी चलाते हैं, साथ में विटामिन A, विटामिन E, ये सब सप्लीमेंट भी चलाते हैं। अब बात करते हैं इसके मेडिसिन पे।
इसका जो हम लोग जो मेडिसिन चलाते हैं इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी देख लेते हैं क्या कॉज होगा। इसमें अलग अलग कॉज के अनुसार अलग अलग मेडिसिन चलता है। जैसे स्पर्म काउंट को अगर बढ़ाना है, अगर बाय द वे किसी का अगर बाय द वे तो काउंट बढ़ाने के लिए सेलेनियम यूज करते हैं या फिर क्यूप्रामेट यूज करते हैं। मोटिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर जिंका मेट यूज करते हैं, है ना। इसके बाद फिर अगर इरेक्टेशन का प्रॉब्लम होता है डामियाना यूज करते हैं इसमें हम लोग। इसके बाद अगर मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए एक और चीज कैलकरिया कार्ड या कैलकरिया फ्लोर यूज कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मेडिसिन जिनसेंग है ना, ये सभी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार, एक जैसा कोई है नहीं मेडिसिन, जैसा ऐसा कॉज होगा उसके अनुसार इसमें हम लोग मेडिसिन चलाते हैं। ये था मेरा इनफर्टिलिटी इन मेल। अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो आप जरूर पूछेगा इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।